गुरु वो है जो विश्व शांति का पाठ पढ़ाए। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। विश्व गुरु वो है जो हर संकट में साथी बन जाए। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। विश्व गुरु वो है जो इंसानियत के काम आए। भारत का मतलब अहिंसा परमो धर्म। विश्व गुरु वो है जिसका सब मान बढ़ाएं। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। विश्व गुरु वो कहलाता है जो दिलों में राज करे। हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है। आज की तारीख में भारत में ये सभी खूबियां दुनिया देख रही है। ऐसे दृश्यों की कभी किसी ने कल्पना की थी? सुप्रीम लीडर के मेल मिलाप का यह अंदाज पहले कभी देखा था? वर्ल्ड लीडर संघ ऐसी कदमताल को पहले कब देखा था? दुनिया में ये है दबदबा, ये है दर्जा, ये है दम नए भारत का। जिसे गले लगाने के लिए दिग्गज बेताब है, जिससे हाथ मिलाने को वर्ल्ड लीडर में होड़ है, जिसके संग चलने के लिए तमाम मुल्क तरसते हैं, जिसके साथ रहने में शान है, जिसके हाथ थाम लेने भर से बढ़ता मान है, ये है नए भारत का जलवा। विश्व मंच पर ऐसा है भारत का जलाल। इस मंजिल तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगा, कितने पड़ाव से हम गुजरे, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे। पूछने की जरूरत भी क्या है, बस 9 बरस के अथक परिश्रम को देखें कि हम आज अमेरिका के आगे आगे चलते हैं। देखें कि चीन से आंख मिलाकर बातें करते हैं, रूस जैसे दोस्त देश के साथ हैं, यूक्रेन जैसे मुल्क के मददगार हैं, तुर्की जैसों के संकट के साथी हैं, अरब मुल्कों में सबसे जिगरी हमारी यारी है। पाकिस्तान को देख समझे कि हमसे दुश्मनी कितनी भारी है। देखिए, भारत जो है आज की डेट में एक तरह से अगर आप देखें तो दुनिया में एक ऐसा मुल्क माना जाता है जो और जिसकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि लोग उसकी तरफ देखते हैं। बदलते हुए भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। ये कितने दिन की बात है, महज 9 बरस की ही तो बात है। ये हुआ है तो एक वर्ल्ड लीडर के प्रताप से, उनके दृढ़ संकल्प से, उनकी दूरदृष्टि से, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी अगुवाई से भारत बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वीर भोज्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारे। त्याग का है, सबका है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। वाकई दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज की तारीख में भारत के आगे दुनिया झुकने को मजबूर है, क्योंकि भीषण लड़ाइयों के इस दौर में
विश्वव्यापी संकट के इस काल में सबको उम्मीद की किरण अगर कहीं से नजर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। यूं ही नहीं, सारी महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर भारत के कहने पर आ जाती हैं। G20 की अध्यक्षता ऐसी अनोखे अंदाज में मिली थी, ग्लोबल लीडरों के हुजूम की मौजूदगी में मिली थी। G20 मतलब महाशक्तिशाली राष्ट्रों का संगठन, सबसे धनवान अर्थव्यवस्थाओं का संगठन, जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली। इस G20 की बैठकों के लिए एक जगह भारत ने ऐसी चुनी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। ये जगह कश्मीर है। कश्मीर में G20 का भव्य विहंगम सम्मेलन भारत के दुश्मनों के सीने में भाले की तरह चुभा। क्या चीन, क्या पाकिस्तान, दोनों मुल्क बौखला उठे। कश्मीर में G20 की बैठक के मायने क्या है? क्यों मोदी के मास्टर स्ट्रोक से दुश्मनों के माइंड फ्यूज हो गए? श्रीनगर सम्मेलन से सन्न क्यों है भारत विरोधी? तो जानिए। श्रीनगर में G20 की बैठक से पाकिस्तान का कश्मीर प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड हो गया। श्रीनगर में G20 की बैठक से चीन की धौंस जमाने की अकड़ ढीली पड़ गई। कश्मीर में G20 की बैठक से तुर्की जैसे तिकड़मी मुल्क की दोमुही नीति का पर्दाफाश हो गया। कश्मीर में G20 की बैठक से अरब मुल्कों में पाकिस्तान की हैसियत का पता लगा। कश्मीर में G20 की बैठक से दुनिया ने देखा जम्मू कश्मीर की प्रगतिशील तस्वीर। कश्मीर में G20 की बैठक से दुनिया ने देखा भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य। G20 का बॉस बनने के बाद भारत का उद्देश्य इस संगठन को जनता के करीब ले जाने का रहा। कश्मीर में बैठक सही मायने में G20 से पब्लिक कनेक्ट के लिए असरदार साबित हुआ। श्रीनगर की सांवरी तस्वीर इसकी बानगी है। कश्मीरियों का उत्साह इसका नमूना है। ये मैसेजिंग है कि हम अपने मुल्क में अपने हिस्से में कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे, चाहे वो इसके बारे में कुछ भी बोलते हैं। मोदी युग में भारत का मान सम्मान बढ़ा, भारत की बात का वजन बढ़ा। वहीं भारत से छल करने वाले बेआबरू हुए, विस्तारवादी दुश्मन हो या आतंक परस्त पड़ोसी, इनकी चाल के चिथड़े कैसे उड़ाए जाते हैं, इसका मोदी स्टाइल देखिए। ये पाकिस्तानी कुटिल कूटनीति की काट का दृश्य है। बेआबरू होते बिलावल का है। दुनिया ने इस पर ठहाके लगाए, वहीं पूरा पाकिस्तान इसे देख बिलबिला उठा। लेकिन इस बेवकूफ पे पहुंच जाने की क्या जरूरत है? इस बौखलाहट को बूस्टर डोज तब लगा जब SCO समिट में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा टोटली एक्सपोज्ड हो गया। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. ये इंडिया का स्टैंड है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। पहले पाकिस्तान को कब्जे वाले कश्मीर से भागना होगा। पहले POK के आतंकी कारखाने बंद करने होंगे। तब होगी बात, तब होगी मुलाकात। उससे पहले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ वैश्विक मंच पर आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान का भंडा फोड़ मिलेगा, तो आतंक परस्तों को मुंह तोड़ जवाब। जिस प्रकार की नीतियां इससे पूर्व में रहीं, वो किस प्रकार से कश्मीर की ही विरोधी थी और आम जन की विरोधी थी, जिसका पर्दाफाश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही नीति है। पाकिस्तान जैसा सख्त लहजा विस्तारवादी ड्रैगन के विरुद्ध बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंडे को चीनी तानाशाही का समर्थन मिलता है। SCO समिट की खींच निकालने के लिए चीन ने कश्मीर मुद्दे को UN में घसीटने की वकालत कर डाली थी, जबकि कश्मीर भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ POK है, जहां से पाकिस्तानी फौज की विदाई का वक्त करीब है। चीन को भी इसका अंदाजा है, क्योंकि चीन का POK में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। इसी वजह से ड्रैगन बेचैन है। कुछ देश जिस प्रकार से विस्तारवादी नीतियों को अपनाकर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं,
वो भी जो उनकी नीतियां हैं, वो उनकी दोहरी नीतियां दुनिया के सामने आनी चाहिए। जाहिर है कट्टर तानाशाही के सिंहासन पर विराजमान ड्रैगन किसी मुंह से लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत नहीं कर सकता। विस्तारवादी ड्रैगन के ढोंग का पर्दाफाश गलवान और पैंगोंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हुआ। भारत माता की जय। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का। कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है, क्योंकि अब भी घाटी में मुट्ठी भर दहशतगर्द बचे हैं और कुछ सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर बारूदी खेल खेलने वाले गद्दार बिलों में छिपे हुए हैं। हालांकि अलगाववादियों और पत्थरबाजों का पक्का इलाज हो चुका है। केसरी हिल का जंगल रह रह कर दहल रहा था। गोलियों की गूंज पहाड़ियों से दूर तक सुनी जा सकती थी। एक एक फायर पूरे इलाके को थर्रा दे रहा था। रात भर चली मुठभेड़ के बाद 7 मई की सुबह आई तो सेना का बदला पूरा हो चुका था। एक दहशतगर्द ढेर हो चुका था, दूसरा जख्मी हालात में जहन्नुम पहुंचने के लिए तड़प रहा था। इंतकाम का ये ताबड़तोड़ अंदाज इंडियन आर्मी का है। पुंछ और राजौरी आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के समूल नाश तक सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। वैसे भी टेरर के हाइब्रिड पैटर्न को सेना ने पूरी तरह से समझ लिया है। ये दहशतगर्द आतंकी वारदात को अंजाम देकर आम नागरिकों में घुल मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसी आतंक नीति कश्मीर में नहीं चलने वाली। आतंकवाद की समाप्ति, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना और नीचे के स्तर पे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए कश्मीर में पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। वजह जाननी है तो बस इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2022 में सुरक्षा बलों की आतंकियों से 93 मुठभेड़ हुए, जिसमें 172 आतंकी मारे गए थे। इनमें 42 विदेशी थे। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 108 लश्कर ए तैयबा और इसी से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थे। वहीं जैश ए मोहम्मद के 35, हिजबुल मुजाहिदीन के 22, अल बद्र के 4 और अंसार गजवत उल हिंद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। यानी आतंक बॉर्डर पार करके आए या कश्मीर की किसी खो में छिप कर बैठे, उसका खात्मा तय है। गुजरे 9 साल फुल एक्शन पैक्ड रहे। चुनौतियां मुल्क के भीतर जितनी आई, बाहरी मुल्कों में भी उतनी ही मिली। हिंदुस्तानियों पर दुनिया के किसी भी कोने में अगर संकट आया तो नया इतिहास बना। भारत के एक एक नागरिक की सुरक्षा, सलामती सुरक्षित की गई। इसलिए भी दुनिया ने भारत को विश्व गुरु माना। यह दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर की बारूदी विनाश लीला है, लेकिन इस खूनी संघर्ष की तपिश से दिल्ली अछूती नहीं रह पाई। ये युद्ध नहीं, ये युद्ध है। जिसकी विभीषिका किसी भी युद्ध से कम नहीं है। धधकती धरती, धुआं धुआं आसमान, अग्निकुंड में तब्दील बस्तियां, त्राही त्राही करते इंसान। सूडान का सिविल वॉर, जैसे 2 महाशक्तिशाली राष्ट्रों की सेनाओं का युद्ध हो। क्योंकि इस गृह युद्ध में 2 सशस्त्र बलों का टकराव हुआ। सूडान में हिंसा के 2 पावर सेंटर हैं, जिसमें एक है सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरे सॉवरन काउंसिल के डिप्टी और रैपिड सपोर्ट फोर्स प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदत। सूडान का खूनी संघर्ष नया नहीं है। नया है तो इसका अध्याय जो अप्रैल महीने में शुरू हुआ। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की जंग भीषण है। इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इस लड़ाई के बीच बड़ी तादाद में भारतवंशी फंस गए। देश से दूर हजारों लोगों की जान पर बनाई। बारूदी बैटल ग्राउंड में फंसे इन लोगों को सुरक्षित निकालने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे एयरपोर्ट पर होना था जो बनकर तैयार नहीं था। लेकिन तभी भारत ने शुरू किया ऑपरेशन कावेरी। 24 अप्रैल को शुरू हुए ऑपरेशन कावेरी के तहत 3862 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
5 मई 2023 को ऑपरेशन कावेरी खत्म हो गया। जो मौत के मुंह से लौट कर आए उनके लिए ये किसी करिश्मे सरीखा था, लेकिन ऑपरेशन कावेरी दुनिया के लिए भारत की ताकत का पर्याय बना। यूक्रेन में हो, अफगानिस्तान में हो, सूडान में हो, दुनिया के किसी भी भाग में आज भारत के नागरिक बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि सदैव तत्परता के साथ सरकार उनके लिए कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी भारतीय को खरोच तक नहीं आने दी गई। भारत के इन रेस्क्यू ऑपरेशन को दुनिया ने यूं ही नहीं सलाम किया। तो हम ये नहीं करते कि सिर्फ हम अपने ही नागरिकों को निकालें। जो भी फंसा हुआ होता है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स, ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन, इन सब चीजों में भारत जो है सबसे अग्रणी है। 9 साल में भारत की दोस्ती का दयार बढ़ा है। भारत विरोधी छवि रखने वाले कई मुल्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक बन गए। तुर्की जैसे देश को प्रधानमंत्री ने अपना कायल बना लिया। यहां तक कि कई मुस्लिम मुल्कों में भारत से दोस्ती की होड़ लग गई। फरवरी की उस रात तुर्की तहस नहस हो रहा था। धरती फाड़ भूकंप से इमारतें जमींदोज हो रही थी। 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की में 45,000 इंसानों की जान ले ली। तबाही का आलम इंसानी नुकसान से भी समझना मुश्किल था। इस कुदरती त्रासदी से तुर्की को बचाने की पहल सबसे पहले भारत ने की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, जिसमें एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमों ने दिन रात के अथक प्रयास से तुर्की में राहत बचाव का काम किया। तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने इस मदद के लिए भारत की दिल खोलकर सराहना भी की। नरेंद्र मोदी मुश्किलों में घिरे इंसानों की आशा का आधार का नाम है। मुस्लिम जगत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उन्हें मिले सम्मान में झलकती है। 9 राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान, अनेकों संगठनों से अवार्ड, इतना ही नहीं, दुनिया भर के राजनेताओं में लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी शिखर पर हैं। साल दर साल ग्लोबल लीडर के अप्रूवल रेटिंग में उनकी डिमांड हाई होती जा रही है। भारत के विश्व गुरु बनने का इससे पक्का प्रमाण और क्या चाहिए। विश्व गुरु मैं ये समझता हूं कि जब आप एक तरह से एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पलर बन जाते हैं, तब आप विश्व गुरु की संज्ञा दूसरे लोग आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदना से देश का कई बार साक्षात्कार हुआ। उन तक पहुंची हर फरियाद पूरी होती है। जम्मू कश्मीर की नन्ही सी सीरत, उसने प्रधानमंत्री तक एक पैगाम पहुंचाया था। क्या था वो पैगाम? बड़ी दिलचस्प कहानी है। मोदी जी कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। सीरत नाज को अपने स्कूल की खंडहर नुमा शक्ल नापसंद थी। 3री कक्षा के इस बच्ची ने पीएम मोदी से स्कूल दुरुस्त करवाने की फरियाद लगाई। सीरत की इस कोशिश ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। सीरत का वीडियो खूब वायरल हुआ। वायरल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरों में भी आया। बस फिर क्या था, जम्मू की पहाड़ियों के बीच मल्हार स्कूल के कायाकल्प का काम शुरू हो गया। जम्मू के लोहिया मल्हार की सीरत नाज अपने स्कूल की संवरती तस्वीर को देखकर पीएम को शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, यहाँ हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस को ह्यूमन टच दिया है। साथ ही उनकी नवनिर्माण की धुन उन्हें दुनिया के तमाम राजनेताओं से अलग करती है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रयोगधर्मी प्रधानमंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं। लुटियन दिल्ली की इस चमक दमक से परे भी दिल्ली की एक सूरत है। घनी आबादी वाली दिल्ली की ये बस्तियां, जिन्हें अवैध कॉलोनियों का नाम दिया जाता रहा। लंबे अरसे तक इन कॉलोनियों की अनदेखी होती रही। 1 से 2 फिर सैकड़ों
और फिर हजारों अवैध कॉलोनियां दिल्ली में बन गई। ये कैसे बनी, किसकी लापरवाही से बनी? इसकी पेचीदगी में पड़ने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलोनियों के बाशिंदों के दर्द को समझा। लाखों लाख लोगों के माथे पर चस्पा एक दाग पीएम मोदी ने एक झटके में मिटा दिया। बहुत खुश हूँ सर, यहाँ से तो निकलेंगे कम से कम कुचुर कुचुर से। कभी नहीं सोचा था, अब चलो मोदी जी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों का ये किस्सा बीजेपी नेता मनोज तिवारी कभी भुला नहीं पाते। प्रधानमंत्री जी ने सारे अनऑथराइज जो कॉलोनीज हैं, घर हैं, उनको अब अनऑथराइज का ये कलंक हटा रहे हैं। एज इज वेयर इज, माने जहां है जैसे है घर, वो आपका परमानेंट हो गया। थोड़ा सा 1000, 500, 200, 100 रुपया देके उसके रजिस्ट्रेशन करा लो। सच्चा जीवन तब जिया जाता है जब छोटे छोटे बदलाव से अपार जनसमूह का कल्याण हो। नरेंद्र मोदी यही करते जा रहे हैं। अंतिम पायदान पर खड़े हिंदुस्तानियों के खेवनहार हैं वो। नरेंद्र मोदी के कल्याण से जुड़े कुछ किस्से तो अद्भुत हैं। काशी के इस अप्रतिम रूप को देख दुनिया निहाल हो जाती है। काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य दर्शन से आस्थावान धन्य हो जाते हैं। लेकिन इस नवनिर्माण की देखरेख के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने कष्ट सहने पड़े, ये बहुत कम लोग जान पाए हैं। काशी के कायाकल्प से जुड़ी ये कहानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनाते हैं। यहाँ बनारस में जो बहुत सारे विकास के काम हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को मैं देखने जाता हूँ। पहले दिन में जाता था तो लोगों को परेशानी होती थी, जाम लग जाता था, धूल उड़ती थी। तो मैंने तय किया है कि मैं सारे काम खत्म करने के बाद, सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद रात को मैं सारे उन विकास के कामों को देखने जाता हूँ, प्रोजेक्टों को देखने जाता हूँ। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की उपमा बदलकर प्रधान सेवक की कर दी। प्रधान सेवक बनकर उन्होंने भारत के भविष्य की फौलादी बुनियाद तैयार कर दी। जाहिर है इस बुनियाद पर खड़े खुशहाली के महल में हर हिंदुस्तानी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लक्ष्य के साथ जी रहे हैं। ये लक्ष्य है आजादी के 100 साल के जश्न पर एक विकसित भारत के निर्माण का। और आज की तारीख में ये लक्ष्य कोई मुश्किल काम नहीं लगता। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए News 18 इंडिया।